हाय दोस्तों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और मैथ या बायो स्ट्रीम यानी साइंस ग्रुप के हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हम आज शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि आपको बेसिक्स लगेंगे, पर ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाले हैं। जिसमें से पहला है वैद्युत क्या है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें वैद्युत के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या है कि वैद्युत क्या है, तो इसकी परिभाषा हमने अपने शब्दों में लिखी है और यह है बिल्कुल राइट डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो देखिए, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत कहलाता है। जिन पदार्थों में यह गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हें आवेशित कहते हैं, यानी चालक जो होते हैं उन्हीं को आवेशित बोला गया है। तो कुछ पदार्थों में विद्युत उत्पन्न हो जाती है किंतु प्रवाहित नहीं होती, तो ऐसी विद्युत को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। देखिए, अपना पार्ट भी स्थिर विद्युत का ही है, तो उसकी डेफिनेशन भी आपको इसी में मिल जाएगी कि कुछ पदार्थों में विद्युत उत्पन्न हो जाती है किंतु प्रवाहित नहीं होती, तो ऐसी विद्युत को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और जब विद्युत किसी चालक तार में प्रवाहित होने लगता है तो ऐसी विद्युत को धारा विद्युत कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आप सबको पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आपने सुना होगा धनावेश और ऋणावेश। ये धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। तो एग्ज़ाम में धनावेश और ऋणावेश की यदि डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यह लिख सकते हैं कि कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो धनावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कांच की छड़ और रेशम की छड़ को अगर आप एक दूसरे से रगड़ते हैं तो जो आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है उसे धनावेश या कचाभावेश भी कहते हैं। अब अगर बात करें ऋणावेश की, तो एबोनाइट की छड़ में यदि ऊन के कपड़े को हम रगड़ते हैं, यानी एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश या इसे रेजनी आवेश भी कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आगे अगर बढ़ें तो है इसमें आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से ठीक क्वेश्चन मुझे दिखा, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान देना है कि उसमें हमें नाभिक की डेफिनेशन लिख देना है। ये जो है नाभिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको लिख देना है पहले, सबसे पहले। और उसके बाद लिख देना है कि ये विभिन्न कक्षाओं में ऋणावेशित कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। हमें केवल इतना बता देना है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसके बाद हमें एक और डेफिनेशन लिख देनी है। इसमें बता देना है कि आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होने के कारण प्रबल आकर्षण से बंधे होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली सही बात है, अगर ऋण और धन एक दूसरे के पास पास होंगे तो वो ज़्यादा आकर्षित करेंगे, और दूर होंगे तो मतलब उनमें कमज़ोर आकर्षण, ये कमज़ोर आकर्षण से बंधे रहते हैं। तो जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर निकल जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा हम उनको देते हैं तो वो निकल जाते हैं, जो मतलब बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके ना, तो ये इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब इसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिख देना है। इसके आगे एक पैराग्राफ आपको ये लिखना है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं।
इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जिसके फलस्वरूप पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वह धन आवेशित हो जाता है, और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है जिसके कारण वह ऋण आवेशित हो जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होते हैं वो ऋण आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो धन आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। तो यही अगर आप इतने 2-3 पैराग्राफ लिख देते हैं और इसके बाद आप लिख देंगे कि यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। बस सिंपल सी डिफिनेशन है इनकी, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये आता है, तो इसीलिए मैंने इसमें बताया है कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही है कि यदि किसी पृथक निकात का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको ज़्यादा डिफाइन करना है तो आप ये लिख दीजिएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। बस इतना आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है। आप देखिए क्वेश्चन भी मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और नीचे लाल बटन दिखेगी जो कि सब्सक्राइब की बटन है उसे दबा दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो अगर इसका आंसर देखें तो किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा सदैव एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल मतलब हमें यही बताना है कि जो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1, 2, 3, 4 के रूप में ही होता है। ये आधे, डेढ़ और भिन्न के रूप में नहीं होते हैं। बस इतना लिख देना है अपने को आवेश को क्वांटिकरण के सिद्धांत में, और लास्ट में एक फार्मूला बता देना है उन्हें कि Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। ये फार्मूला बता देना है, और बता देना है कि जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 और इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये तो मैंने उदाहरण को बता दिया है कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमें पता होता है 12 है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 ही हो जाएंगे। उसी के इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता ही है कि 1.6 इंटू 10⁻9 है, तो आगे सॉल्व करके इसका मान आ गया। बस इतना है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या है। इनमें भी मतलब कभी कभी तुलना करने के लिए अंतर आ सकता है, तो अंतर हम लोग देख लेंगे इसमें से। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि चालक। अब चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। चालक तो हमें पता ही है कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें बहुत अधिक होती है। कभी कभी क्रम पूछता है तो उसमें हम लोग लिख देंगे कि पहले सबसे ज़्यादा Ag में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, फिर उसके बाद कॉपर में, फिर गोल्ड में, फिर एल्यूमिनियम में, और फिर आयरन में। ऐसा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में क्या है डेफिनेशन, वही कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अब विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। इनमें सहसंयोजक बॉन्ड ही होते हैं जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो ये विद्युत रोधी हो जाएंगे क्योंकि इनमें से करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, पत्थर है इत्यादि। बस यही हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है कि स्थिर विद्युत प्रेरण। ये हमें स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया हम लोगों को आगे संधारित्र में मिलती है। संधारित्र में हम इसको पूरा डिफाइन करते हैं, जो कि कैपेसिटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। उसमें आता है समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, उनकी धारिता ज्ञात करने के लिए। तो उनमें स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्थिर विद्युत क्या है। हमारा पाठ ही है तो उसमें अगर हम लोग ये भी लिख देते हैं कि स्थिर विद्युत क्या है तो इससे हेल्प मिल जाती है थोड़ा। तो इसमें लिखेंगे कि भौतिकी की उस शाखा को स्थिर विद्युत कहते हैं जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन
किया जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। अब अगर स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया के बारे में हम लोग पता करें तो स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो आवेशित चालक के उस सिरे में जो आवेशित चालक के समीप है उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे में समान आवेश। इसमें केवल हम लोगों को इतना बताना है कि दो प्लेटें हमारे पास है जिसमें आवेश हम एक प्लेट में देते हैं और दूसरी अनावेशित प्लेट में जो मतलब उसके अंदर का सिरा होता है प्लेट के उसमें तो ऋणावेश यानी विपरीत आवेश आ गया और उसके बाहर जो सिरा होता है उसमें धनावेश ही आ जाता है यानी समान आवेश आ जाता है। तो समान आवेश दूर है और ऋणावेश पास है, इसीलिए उसमें भी आवेश आ गया और वो एनोड और कैथोड के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस घटना को ही हम स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब स्थिर विद्युत प्रेरण की विधि में दो प्रकार के आवेश का अध्ययन करते हैं। पहला हो गया बद्ध आवेश और दूसरा हो गया मुक्त आवेश। तो अगर हम बात करें बद्ध आवेश की तो आवेशित चालक के उस सिरे का प्रेरित आवेश जो आवेशित चालक के आकर्षण से बंधा होता है उसे बद्ध आवेश कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे दो प्लेट होती हैं उनमें अगर हम एक प्लेट में धनावेश भेजते हैं तो जो दूसरी प्लेट होती है उसमें पास में तो निगेटिव आवेश आ जाता है और दूर मतलब बाहर प्लेट के पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो यदि निगेटिव आवेश की बात करें हम तो वो पहली वाली प्लेट से बंधा रहेगा यानी प्लस और माइनस बंधे रहते हैं। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये बद्ध आवेश क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और जो बाद का धनावेश है वो मुक्त आवेश कहलाएगा क्योंकि हम उसको पृथ्वी से जोड़ के ये कर सकते हैं कि पृथ्वी से जोड़ के हम लोग बता सकते हैं कि ये निकल जाएगा क्योंकि पृथ्वी हमारा जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा आवेश है जिसके कि मतलब जो पॉजिटिव आवेश हैं वो धरती में चले जाएंगे और वो हमारा मुक्त आवेश हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, यही नॉर्मल सी डेफिनेशन है बस। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।